तो आज मैंने अमाइंस की रिवीजन करानी है बिकॉज आई थिंक दिस इज़ द ओनली चैप्टर जिसका टेस्ट भी नहीं हुआ एंड मोस्टली स्टूडेंट्स सोचते हैं कि अमाइंस छोड़ के चले जाएं, लेकिन मैं अभी दूसरे बैच में भी यही करा रही थी कि अगर तुम इसकी 2-3 मेन रिएक्शन है, एक होफमैन ब्रोमोमाइड, एक कार्बिलमाइन टेस्ट और मेन अगर तुम ये 2 टेस्ट भी कर जाओगे ना, मैं ऐसे उनको जनरली बता रही थी। फिर उसके बाद जैसे हमने क्वेश्चन बैंक से 5-5 मार्क के क्वेश्चन करने शुरू करे, उन्हीं 2 रिएक्शन के बेस पे 2025 का भी 5 नंबर का क्वेश्चन निकल गया, 2024 का भी 5 नंबर निकल गया। तो अभी मैं आपको अमाइंस जो प्रिपेयर करवा रही हूँ, मैं आपको क्लेम नहीं कर रही कि मैं आपको जो मैंने चैप्टर 10-15 दिन में करवाया वो सारा रिवाइज करा दूंगी, बट मैं आपको उसकी मेन रिएक्शंस करवा के फिर PYQ करवाती हूँ ताकि तुम्हें आइडिया हो जाए, है ना। सबसे पहले अमाइंस होते क्या है? डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया दैट मीन्स अगर हम अमोनिया का एक H हटाकर R लगा देंगे तो ये अल्काइल अमीन बन जाएंगे 1 डिग्री अमाइन। अगर हम अमोनिया के 2 H को R से रिप्लेस कर देंगे तो ये बन जाएंगे 2 डिग्री अमाइंस। और अगर हम तीनों H को 3 अल्काइल से रिप्लेस कर देंगे तो ये बन जाएंगे 3 डिग्री अमाइंस। तो बेसिकली वी हैव 3 टाइप ऑफ अमाइंस, वन इज 1 डिग्री, द अदर इज 2 डिग्री एंड द अदर इज 3 डिग्री। ठीक है, बहुत क्लियरली दिख रहा है कि 1 डिग्री अमाइन में एक ही अल्काइल ग्रुप है और 2 डिग्री अमाइन में 2 अल्काइल ग्रुप है और 3 डिग्री अमाइन में 3 अल्काइल ग्रुप है। इनकी नेमिंग भी थोड़े अकॉर्डिंगली होती है। दैट मीन्स अगर हमारे पास अगर 1 डिग्री अमाइन होगा तो उसमें हमारे पास एक ही कार्बन की चेन होगी, तो डिपेंडिंग अपॉन 2 कार्बन है तो इथेना अमाइन बन जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन 3 कार्बन है तो प्रोपेना अमाइन बन जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब है कि 1 डिग्री अमाइंस के नेमिंग में कुछ स्पेशल नहीं है, जैसे हम आज तक सारे ऑर्गेनिक चैप्टर्स में करते आए हैं कि स्ट्रेट चेन सिलेक्ट करके डिपेंडिंग अपॉन इथ मिथ प्रॉप लगा के पीछे अमाइन ही लगाना है। लेकिन अगर हमारे पास 2 डिग्री अमाइन हुआ, अगर यही हमारे पास 2 डिग्री अमाइन हुआ, मतलब आपको N के साथ 2 अल्काइल ग्रुप जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो आपने क्या करना है, जिसमें ज्यादा कार्बन है उसको मेन चेन ले लेना है और एक को साइड चेन मान लेना है। जैसे अब इस 2 डिग्री अमाइन में ये हमारी मेन चेन होगी क्योंकि ऑब्वियसली इसमें 2 कार्बन है, और ये हमारे पास क्या बन जाएगी, साइड चेन। नाउ आफ्टर यू हैव डिसाइडेड कि ये साइड चेन है तो इसका नाम आगे आएगा मिथाइल का, बट ये मिथाइल कोई 1 या 2 कार्बन से नहीं लगी हुई, N के साथ लगी हुई है। तो सबसे पहले तो 2 डिग्री अमाइन में आपको क्या दिखेगा, N मिथाइल, यानी कि जब भी आपके पास 2 डिग्री अमाइन होगा तो उसकी निशानी क्या होगी कि उसके नाम से पहले N अल्काइल आ रहा होगा। इट कुड बी N मिथाइल, इट कुड बी N इथाइल, है ना। तो N का मतलब ये है कि वो जो N के साथ नाम लगा हुआ है, वो जो N के साथ नाम लगा हुआ है वो साइड चेन है, और जो मेन चेन है 2 कार्बन की उसका नाम तो पीछे ही आएगा, इथेना अमाइन। So this is the difference that how you name 1 degree amine. That means उसमें तो कोई N आगे नहीं आता, सिंपल अल्केना अमाइन आता है। 2 डिग्री अमाइन में N अल्काइल अल्केना अमाइन आता है। और अगर यही हमारे पास 3 डिग्री अमाइन हो, मतलब आपके पास 3 अल्काइल ग्रुप लगे हों, तो एक आपकी मेन चेन एक्ट करेगी और 2 हमारे पास क्या एक्ट करेंगी, साइड चेन्स। अब ये दोनों साइड चेन्स N के साथ लगी हुई हैं, ये मिथाइल भी N के साथ लगी हुई है, ये मिथाइल भी N के साथ लगी हुई है, तो ये डाई मिथाइल है, बट दोनों N के साथ लगी हुई है, तो 2 बार N लिखना है, N, N। यू कांट डू लाइक दिस कि मैम दोनों ही N से लगी हुई हैं तो एक बार N लगा दें। दिस इज N डाई मिथाइल, दिस इज N डाई मिथाइल मिथेनामाइन। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन हाउ यू नेम अ 1 डिग्री अमाइन जिसमें एक अल्काइल ग्रुप है, हाउ यू नेम अ 2 डिग्री अमाइन जिसमें 2 अल्काइल ग्रुप्स हैं, एंड हाउ यू नेम अ 3 डिग्री अमाइन जिसमें 3 अल्काइल ग्रुप्स हैं। ठीक है, तो 1 डिग्री अमाइन में कोई N आगे नहीं आता, सिंपल डिपेंडिंग अपॉन 2 कार्बन है तो इथेना अमाइन, 3 कार्बन है तो प्रोपेना अमाइन। 2 डिग्री अमाइन में जो छोटा अल्काइल ग्रुप होता है उसका नाम आगे आ जाता है, बट क्योंकि वो छोटा अल्काइल ग्रुप N के साथ जुड़ा हुआ है तो N अल्काइल लिखना जरूरी है। उसके बाद 2 कार्बन की चेन है तो इथेना अमाइन।
एंड इफ यू टॉक अबाउट 3 डिग्री अमाइन, तो 3 डिग्री अमाइन में आपको एन के साथ 3 अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए नजर आएंगे। एक अल्काइल ग्रुप को आपने क्या मान लेना है, मेन चेन, बाकी 2 अल्काइल ग्रुप्स को आपने क्या मान लेना है, साइड चेन। और वो दोनों साइड चेन किसके साथ लगी हुई है, एन। तो एन कॉमा एन, मतलब यू हैव टू स्पेसिफाई एन कॉमा एन डाइमिथाइल इथेना अमाइन। मूविंग ऑन, लेट्स स्टार्ट विद द प्रेपरेशन ऑफ अमाइंस। तो अमाइंस की प्रेपरेशन में मैं आपको जो मेन इसकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है उसी पे फोकस करके PYQs करवाऊंगी। तो पहली अमाइंस की प्रेपरेशन है हॉफमैन मोनोलिसिस। हॉफमैन मोनोलिसिस अक्सर बच्चों को मुश्किल लगती है क्योंकि इसमें एक स्टेप में रिएक्शन खत्म नहीं होता। इसमें 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन एंड फाइनली क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स बनते हैं। इसलिए रिएक्शन बहुत बड़ी सी है तो बच्चों को मुश्किल लगती है, अदरवाइज इसमें कुछ खास है नहीं। इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, एक अल्काइल क्लोराइड लेते हैं, पहले सबसे पहले अमोनिया। तो अमोनिया में क्या होता है, अमोनिया को मैं थोड़ा सा ओपन करके लिख रही हूँ कि अमोनिया का एक H और Cl चला जाता है, तो पीछे से CH3 के साथ NH2 यानी कि 1 डिग्री अमाइन बन जाता है ड्यू टू द रिमूवल ऑफ HCl। तो बेसिकली हॉफमैन मोनोलिसिस रिएक्शन इज शोन बाय क्लोरोमीथेन। तभी ये अल्काइल हेलोअल्केन वाले चैप्टर में भी मैंने ये रिएक्शन करवाई थी और मैंने बोला था कि वैसे तो ये मेन रिएक्शन अमाइंस वाले चैप्टर की है क्योंकि इसमें अमाइंस बन रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि अमोनिया के H और Cl के रिमूव करने से 1 डिग्री अमाइन बन तो गया, बट ये रिएक्शन यहाँ रुकती नहीं है। होता क्या है कि ये CH3Cl सोचता है कि क्यों ना मैं 1 डिग्री अमाइन के साथ भी रिएक्ट कर जाऊं, क्योंकि 1 डिग्री अमाइन के पास भी H है तो HCl रिमूव हो जाएगा। HCl के रिमूव होने से NH के साथ 2 अल्काइल लग जाएंगे यानी कि 2 डिग्री अमाइन बन जाएगा। रिएक्शन अभी भी स्टॉप नहीं होगी क्योंकि ये CH3Cl सोचेगा कि मैं 2 डिग्री अमाइन के साथ भी रिएक्ट कर सकता हूँ क्योंकि N के पास H है। तो ये जो CH3Cl है ये रिएक्ट कर रहा है 2 डिग्री अमाइन के साथ। रिएक्ट करने का तरीका वही है कि Cl और HCl रिमूव हो रहे हैं और N के साथ अल्काइल लगते जा रहे हैं। अब N के साथ 3 अल्काइल लग गए तो ये क्या बन गया, 3 डिग्री अमाइन। अब आपको लगेगा कि अब तो रिएक्शन नहीं होनी चाहिए क्योंकि N के साथ H ही नहीं है। पहले N के साथ H था तभी करके HCl के रिमूव होने से रिएक्शन हो रही थी, लेकिन अभी भी रिएक्शन स्टॉप नहीं होगी। CH3Cl 3 डिग्री अमाइन जिसमें N के पास H नहीं है लेकिन कार्बन पॉजिटिव लोन पेयर की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, तो N 1 नहीं 2 नहीं 4 अल्काइल के साथ अटैच्ड हो जाएगा, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स बन जाएंगे। तो दैट इज वाई ये रिएक्शन बच्चों को थोड़ी सी मुश्किल लगती है क्योंकि ये एक स्टेप में खत्म नहीं हुई। पहले स्टेप में 1 डिग्री अमाइन बना, फिर अटैक 1 डिग्री अमाइन पर हुआ, HCl रिमूव होने से 2 डिग्री अमाइन बन गया, फिर रिएक्शन खत्म नहीं हुई, 2 डिग्री अमाइन के HCl रिमूव होने से 3 डिग्री अमाइन बन गया और फिर फाइनली 3 डिग्री के लोन पेयर पे अटैक होने से क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बना। तो हॉफमैन मोनोलिसिस दिस इज द फर्स्ट नेम्ड रिएक्शन, ठीक है, अमाइंस की, जिसमें आपको मिक्सचर मिल रहा है। 1 डिग्री अमाइंस भी मिल रहे हैं, 2 डिग्री अमाइंस भी मिल रहे हैं। लेकिन अगर वो बोले कि नहीं आप 1 डिग्री ही बनाओ तो आप ये चीज कैसे इंश्योर कर सकते हो, बाय टेकिंग अमोनिया इन एक्सेस, ताकि हर बार अटैक अमोनिया पर ही हो। CH3Cl लिमिटेड लेकर और अमोनिया एक्सेस में लेकर आप इंश्योर कर सकते हो कि ज्यादा क्वांटिटी में 1 डिग्री अमाइन ही बने, क्योंकि अगर अमोनिया के ऊपर ही अटैक होगा बार बार तो ज्यादा किसके बनने के चांसेस हैं, 1 डिग्री अमाइन। सो दिस इज वन ऑफ द नेम्ड रिएक्शन ऑफ अमाइन विच इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी अब मैं जो अगली रिएक्शंस करवाने वाली हूँ, क्योंकि जो मैं अगली रिएक्शंस करवाने वाली हूँ ना उनको तो आप 5-5 क्या 10-10 बार भी लिख लो, क्योंकि मैंने जितने भी 5 मार्क क्वेश्चन देखे हैं वो 2 ही रिएक्शंस के ऊपर बेस्ड हैं, एक हॉफमैन ब्रोमोअमाइड और एक कार्बिलमीन टेस्ट। इन दोनों रिएक्शंस को प्लीज अच्छे से समझ लेना और जब मैं आपको 2025 और 2024 के क्वेश्चंस करवाऊंगी आपको खुद रियलाइज होगा कि मैम इन्हीं 2 नेम्ड रिएक्शंस के ऊपर क्वेश्चंस बन रहे हैं और बन रहे हैं, ठीक है। तो पहले मैं वो रिएक्शंस आपको दिखा देती हूँ, पहले ये वाली रिएक्शन लिख लो, ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, टफ जरूर है क्योंकि इसमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री बनते जा रहे हैं, बट इसके बेस पे इतने क्वेश्चन नहीं आ रखे। जिन नेम्ड रिएक्शंस के ऊपर क्वेश्चन आ रखे हैं वो मैं अभी करवाऊंगी। इफ यू आर राइटिंग देन इट्स ओके, इफ यू आर नॉट let me know, मैं आगे चलूँ।
तुषार फिजिक्स का पेपर है परसों, देना ही देना नहीं? क्यों, है। क्या हो गया? पता नहीं, कल रात शादी में गए थे, हाँ ऊपर डांस कर रहे थे, हाँ गाना शिव के साथ खेल रहे थे, लोग के साथ हाँ एकदम से गिर गए। हाँ। ये सारे पास लोग हो गया एक साइड पर। वो पैरालिसिस अटैक तो नहीं है? हाँ, ऐसा फील तो कर रहे हैं, ध्यान नहीं हो रहा है। तो किसी को दिखाया नहीं? क्या कह रहे हैं डॉक्टर? पता नहीं, मुझे इंजेक्शन लगाए हैं, उठ नहीं पा रहे ना, जा ही नहीं पा रहे थे। कल एडमिट कराऊंगा अगर ठीक ना हो। डायग्नोज फिर? दादी का भी सेम हुआ है, वो कल लेफ्ट साइड से हो गया कल। सेम टाइम पे कुछ खान? उनका कल सुबह हो गया, पापा कल रात। तो दादी भी शादी में गए थे? दादी तो आई थी। फिर मतलब खाने खुने से तो कुछ नहीं हुआ? ठंड भी लग सकती है। खा पी रहे हैं, बस उठा नहीं जा रहा। एक ही साइड पड़े हैं ना कल रात में। फिर किसी ऑर्थो वगैरह किसी डॉक्टर को घर बुला के चेक करा लो। घर तो आते ही नहीं आता? आज भी मुश्किल से इनको ले गया था और इंजेक्शन लगाया उसने, दर्द तो कम हो गया, बस दांत तो हिला ही नहीं पा रहे, एक साइड से कुछ भी नहीं हो रहा। जब तक डायग्नोज ना हो डर ही लगता है ना। कल चेक करवाऊंगा, उन्होंने कहा कि आज रात में देख लेते हैं, अगर मूवमेंट हुई तो ठीक है, नहीं फिर कल कल तो एक्सरे ही होगा। और हाँ वही एक्सरे से ही पता लगता है ना आजकल। या तो ये नहीं है ना, उठ नहीं पा रहे, या तो उठ जाए फिर तो ले भी जाऊंगी। कोई न्यूरो का भी हो सकता है, वही देखने से ही पता लगेगा ना। कल रात तो पीछे भी लेके जा रहे थे पर पता है कि एक्चुअली मेरे हस्बैंड को भी ना ऐसे होता है, उनका ना वो बैक एकदम से स्टिफ हो जाती है, वो उठ नहीं पाते। तो वो उनका तो कोई फिजियो वाला है। वही मैंने भी उनको यही कहा था कि फीस वाले को कर देंगे, वो हाँ कर देगा फिर। क्योंकि कई बार कोई बड़ी चीज़ नहीं होती, कई बार क्या होता है मेन फिजियो बॉडी पोस्चर ऐसा हो जाता है कि वो हिलाएंगे तो तुम एकदम से उठ जाओगे, नहीं तो ऐसे लगेगा कि तुम्हारे लिए वैसे वीडियो चल रही है एनीवेज, बट ये भी हो सकता है, तो डोंट वरी। हाँ भाई पहले एक्सरे तो करवाएंगे, हाँ हाथ फटा हुआ है कुछ वही डिटेक्ट हो जाएगा। हाँ चलो गाइस, द सेकेंड रिएक्शन जो मैं आपको बोल रही थी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो अपन देख लो क्योंकि इसके बेस पे अभी मैं 5 मार्क वाले क्वेश्चन कराऊंगी। हॉफमैन ब्रोमोअमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन का नाम है, उस रिएक्शन का नाम भी हॉफमैन था, वो अमोनोलिसिस थी। ये हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन है। सबसे पहले तो इस रिएक्शन के नाम में लिखा हुआ है कि आपने एक अमाइड लेना है। अब जिन बच्चों को पता नहीं है अमाइड क्या होता है, तो लेट मी टेल यू, अमाइड वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसमें अमाइन इज NH2, अमाइड इज CONH2। तो सबसे पहले हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन में आपने अमाइड लेना है। अमाइड मतलब चाहे आप बेंजीन के साथ लो, चाहे आप स्ट्रेट कार्बन के साथ लो, CONH2 लेना है। मतलब अकेला NH2 नहीं लेना, क्या लेना है? CONH2। अब बेसिकली इस रिएक्शन में होता क्या है, आप Br2 डालते हो इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो Na क्या करता है, ये CO लेके चला जाता है इन द फॉर्म ऑफ Na2CO3। तो बेसिकली ये RNH2 शिफ्ट कर लेता है, मतलब इसमें अमाइन बन तो जाते हैं बट उनमें एक कार्बन कम रह जाता है देन द स्टार्टिंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम में गए और साथ में चलो बाई प्रोडक्ट बनते हैं 2NaBr और वाटर, आपको पेपर में आया कन्वर्ट इथेना अमाइड टू मिथेना अमाइन। यानी कि अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया कि आप इथ 2 कार्बन वाला अमाइड लेना है लेकिन बनने वाले अमाइन के अंदर एक ही कार्बन होना चाहिए, तो आपको इसी रिएक्शन की याद आनी चाहिए, क्योंकि हॉफमैन ब्रोमोमाइड इज अ डिग्रेडेशन मतलब आप जितने कार्बन लेके चलोगे बनने वाले अमाइन में एक कार्बन कम हो जाएगा, क्योंकि ये कार्बन तो कौन लेके चला गया? Na। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने 2 कार्बन वाला अमाइड बनाया, क्योंकि आपको बोल रखा था कि आपने इथेनामाइड बनाना है। अब जैसे ही आप इसमें Br2 और NaOH डालोगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा, यानी कि CH3NH2 के साथ लग जाएगा। इस रिएक्शन में यही होना है, CO को बाईपास ही करना है, इसमें इथ मिथ में ही कन्वर्ट होगा, क्योंकि इस रिएक्शन की नेचर ही यही है कि जब आप किसी भी अमाइड में Br2 और NaOH डालोगे तो बनने वाला अमाइन एक कार्बन ये स्किप कर देना है। तो जाहिर सी बात, अगर आप ये कार्बन स्किप करोगे तो बनने वाले अमाइन में एक ही कार्बन रह जाएगा,
यानी कि तुमने शुरू तो किससे करा था, इथ से, तुम्हारे पास रह क्या गया, मिथ। और बाई प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे, 2 Br को लेने के लिए 2 Na चाहिए, तो 2 NaBr, और Na2CO3 की फॉर्म में निकल रहा है, और वाटर, क्योंकि आप अगर कंप्लीट करोगे तो 2 Br को लेके जाने के लिए 2 Na भी लोगे, और Na इस CO को Na2CO3 की फॉर्म में लेके जा रहा है, तो 4 तो Na ही चाहिए, 2 वाटर निकलेंगे तभी रिएक्शन बैलेंस होगी। अब कई बार बच्चे मेरे से पूछते हैं कि मैम ये बाई प्रोडक्ट याद करने की जरूरत है, प्लीज कर लो, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत ही लिमिटेड रिएक्शंस हैं। अगर मैं आपको बोलूँ 50 रिएक्शन करनी है, 2 ही रिएक्शन करनी है, कि एक और जो करवाऊंगी बस। तो आप दोबारा से याद कर लो कि जब भी हमें किसी अमाइड को अमाइन में कन्वर्ट करना होता है, और हमारा मकसद होता है कि एक कार्बन कम हो जाए, एक कार्बन क्या हो जाए, कम, तो दैट मीन्स हमने कौन सी रिएक्शन करनी है, हॉफमैन ब्रोमो अमाइड। करना क्या है, लेना अमाइड है यानी कि CONH2, और डालना क्या है, ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। ठीक है, तो अगर ये रिएक्शन समझ आई है तो मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारे पास ये हो बेंजीना अमाइड, अगर आपके पास बेंजीना अमाइड हो और इस बेंजीना अमाइड में तुम्हें Br2 प्लस NaOH डलता हुआ नजर आ रहा हो, मतलब इन रिएजेंट्स को देख के आपको समझ आ गई कि ये कौन सी रिएक्शन की बात कर रहे हैं, हॉफमैन ब्रोमोअमाइड की, तो बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा। इसको बस बाईपास करना है ना, इसको सीधा यहां लगा दो, यानी कि बेंजीन के साथ क्या लगा दो, NH। हमेशा याद रखो आपने ये CO बाईपास कर देना है, और अगर ये CO बाईपास कर दोगे तो बेंजीन के साथ क्या लगा दोगे, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्रोडक्ट, एनिलीन। जो आप डाइजोटाइजेशन करते थे सैंडमेयर गैटरमैन में, कितना तो हमने एनिलीन यूज करा है। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिएक्शन, क्योंकि बेंजामाइड किस में कन्वर्ट हो रहा है, एनिलीन में, साथ में 4 2 NaBr, Na2CO3 और 2 वाटर। याद होगी हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन, एक अमाइड की कन्वर्जन अमाइन में है जिसमें एक कार्बन कम हो रहे हैं, और लेना क्या रिएजेंट, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ Na, नाम ही बता रहा है ना, ब्रोमोअमाइड, ब्रोमीन तो लेना ही है, दूसरा याद कर लो NaOH, अमाइड में ब्रोमीन डालना है, तभी इसका नाम है ब्रोमोअमाइड, हॉफमैन ब्रोमोअमाइड। लेकिन अगर आप एग्जाम में जाओ, आपको क्वेश्चन आए कि कन्वर्ट इथेनाअमाइड टू इथेनामाइन, मतलब आपको अमाइड को, 2 कार्बन वाले अमाइड को, इथेना अमाइड को इथेनामाइन में ही कन्वर्ट करना है, मिथेना में नहीं करना, कार्बन कम नहीं करने। अगर आपका मकसद है इथेना अमाइड को इथेना अमाइन, तो क्या करोगे, अब आप हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन नहीं कर सकते, क्योंकि अब पहले भी कितने कार्बन है, 2, बाद में भी कितने कार्बन है, तो अब आपको दिख रहा है कि अब तो आपको सिर्फ O हटाना है, एंड O को हटाने को क्या कहते हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन, क्योंकि आपने ऑक्सीजन हटाना है और उसकी जगह पे H लगाने हैं। आपको दिख ही रहा है कि अगर मैं ये O हटा दूं और उसकी जगह पे 2 H आ जाए तो मेरा इथेनामाइन बन जाएगा। और O हटाने के लिए कोई स्पेशल रिएक्शन नहीं होती, O हटाने के लिए तो आपको क्या करना पड़ता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ताकि 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन को लेके चले जाएं और 2 हाइड्रोजन उसकी जगह पे लग जाए। बट क्या हम हाइड्रोजन ऐसे ही डाल सकते हैं, कोई कैटलिस्ट तो डालना पड़ेगा। तो मैंने आपको जब ये चैप्टर करवाया था तो मैंने बोला था निकल प्लैटिनम पैलेडियम डाल दो, और मैंने बोला था LiLH4 डाल दो, मैंने कहा था कि आप Fe इन द प्रेजेंस ऑफ HCl भी डाल सकते हो, SN इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, NaBH4। तो मैंने आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए थे कि इनमें से कोई भी एक रिड्यूसिंग एजेंट याद कर लो, कि जब भी हमें रिडक्शन करनी है, यानी कि जब भी आपको कन्वर्जन को देख के ये लग रहा है कि एक सिर्फ ऑक्सीजन ही हटाना है एंड और कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, तो ऑक्सीजन को हटाने का सिर्फ एक ही फंडा होता है, हाइड्रोजन ऐड करो इन द प्रेजेंस ऑफ निकल प्लैटिनम एंड पैलेडियम, या LiLH4 डाल दो, NaBH4 डाल दो, FeHCl डाल दो, ये सारी रिड्यूसिंग एजेंट है। तो अब आपको क्या करना है, वो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि आपने रिडक्शन करनी है कि हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन करनी है। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रिएक्शन। देन द नेक्स्ट रिएक्शन जो मैं बोल रही थी कि सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज कार्बिलमीन टेस्ट। कार्बिलमीन टेस्ट विच इज ऑल्सो नोन एज आइसोसाइनाइड टेस्ट
is shown by 1 degree amines, but it is not shown by 2 degree amines, it is not shown by 3 degree amine. अब आपको लग रहा होगा कि एक सिंपल सा टेस्ट है जो 1 डिग्री अमीन शो करते हैं, 2 डिग्री और 3 डिग्री शो नहीं करते, तो कल को अगर हमें कोई क्वेश्चन आएगा हाउ विल यू डिस्टिंग्विश 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अमीन, तो हम ये लिख देंगे नहीं, ऐसा नहीं है। ये क्वेश्चन सिर्फ ऐसे नहीं आता, पहले तो देखो इसमें होता क्या है, क्योंकि ये कार्बिलबीड है सिर्फ 1 डिग्री अमीन शो करते हैं, तो आपने 1 डिग्री अमीन लेना है। इसमें डालते क्या है, क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ KOH। जैसे ही क्लोरोफॉर्म डालते हैं तो 1 डिग्री अमीन के 2 H की जगह पे C आ जाता है, यानी कि MC आइसोसाइनाइड बन जाते हैं, जो कि फाउल स्मेल है, बहुत ही बदबूदार स्मेल आने लग जाती है। और बाकी बाई प्रोडक्ट हैं K और Cl का KCl और 3 वाटर। अब क्वेश्चन इतनी बार जब भी मैं 5 मार्क के क्वेश्चन उठाती हूँ तो वो बोलते हैं कंपाउंड ए ऑन रिएक्टिंग विद क्लोरोफॉर्म एंड KOH गिव्स फाउल स्मेलिंग सब्सटेंस। अब बच्चे को अगर क्लोरोफॉर्म और KOH को देख के याद ही नहीं आया कि वो कार्बिलमीन टेस्ट की बात कर रहे हैं और मुझे 1 डिग्री अमीन लेना चाहिए, तो इसका मतलब उन्होंने कुछ करा ही नहीं। बार बार आप देखोगे, आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ोगे 5 मार्क का, उसमें क्लोरोफॉर्म और KOH डाल रहे होंगे, तो जब भी वो क्लोरोफॉर्म और KOH डाल रहे होंगे तो समझ लेना कि जिसमें डाल रहे हैं एक तो उसको क्या बनाना है अपने 1 डिग्री अमीन, 1 डिग्री अमीन तो बनाना है, मतलब NH2 लगाना है, और R क्या लगाना है वो तो फॉर्मूले से पता लग जाएगा। अगर एरोमेटिक होगा तो बेंजीन लगा देंगे R की जगह, 6 अगर 2 कार्बन है तो 2 कार्बन लगा देंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी कंपाउंड में क्लोरोफॉर्म और KOH डलता हुआ नजर आया तो उसी वक्त आपको ये क्लैरिटी हो जानी चाहिए कि जो कंपाउंड जिसमें क्लोरोफॉर्म और KOH डाल रहे हैं वो 1 डिग्री अमाइन के अलावा कुछ नहीं हो सकता, और प्रोडक्ट बनाने के लिए आपने 2 H हटा के C लगा देने हैं। मतलब जो 1 डिग्री अमाइन आपने आइडेंटिफाई करा है उसी के 2 H की जगह पे क्या लगा देना है, C, तो ये क्या बन जाएगा, आइसो। इसी की फाउल स्मेल आ रही है तो बी ए होगा। अगर होगा ना आइडेंटिफाई ए एंड आइडेंटिफाई बी, तो आपको मिनटों में ए और बी आइडेंटिफाई हो जाएंगे। क्योंकि ए कैसे आइडेंटिफाई हो जाएगा, क्योंकि एक तो 1 डिग्री अमाइन बनाना है तो आपको NH2 ही बनाना पड़ेगा, उसके साथ R आप फॉर्मूले को देख के डिटेक्ट कर लोगे कि R क्या लगाओगे। जैसे आपका 1 डिग्री अमाइन डिटेक्ट हो गया तो 2 H हटा के C लगा देना, आइसोसाइनाइड, वही बी होगा क्योंकि उसी की वजह से क्या आती है, फाउल स्मेल। तो ये एक रिएक्शन, और एक जो मैंने हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन करवाई थी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम 5 मार्क वाले क्वेश्चन करेंगे तो आपको खुद को ही रियलाइज हो जाएगा कि मैम 10-15 दिन में जो चैप्टर करा है, आज आपने 15-20 मिनट में वो चैप्टर के इंपॉर्टेंट चीजें करा के हमारे 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन हो रहे हैं। यू विल सी योरसेल्फ, ठीक है। तो बिफोर वी प्रोसीड दोस 5 मार्क क्वेश्चन, थोड़ा सा मैं अमाइंस की बेसिक स्ट्रेंथ पे बात करना चाहूंगी, क्योंकि द ओनली केमिकल प्रॉपर्टी विच इज शोन बाय अमाइंस इज बेसिक strength. तो who will tell me why amines are basic? क्यों अमाइंस बेसिक होते हैं? क्योंकि उनके पास क्या होता है, लोन पेयर। सो अगर कोई आपसे पूछे why amines are basic in nature, तो आप बोलोगे कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन। और अगर मैं इसी चीज को डिस्कस करूं कि 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन और 3 डिग्री अमाइन में से सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? हाँ, 2 डिग्री और 1 डिग्री अमाइन में से सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? क्योंकि 3 डिग्री अमाइन में देने वाले 3 अल्काइल ग्रुप, आपको पता है कि अल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। नाइट्रोजन बेसिक क्यों था? क्योंकि वो अपना क्या दे रहा था, लोन पेयर। अब उसके साथ 3 अल्काइल ग्रुप लग गए। अल्काइल ग्रुप की नेचर क्या होती है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन भी दे देते हैं, यानी कि बीइंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वो कौन सा इफेक्ट शो करते हैं। अब देखो, अगर कोई दानी है, अगर कोई डोनेट करने की इच्छा रखता है, अगर उसको देने वाले कोई लोग आ जाए तो वो और ज्यादा डोनेट करेगा ना, वो कहेगा अब तो मेरे पास और भी पैसे आ रहे हैं। तो ऐसे ही हुआ कि अमाइन तो पहले ही अपना लोन पे डोनेट कर रहा था, लेकिन अब उसको देने के लिए 3 अल्काइल ग्रुप्स आ गए, तो उसके इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की पावर बढ़ जाएगी। तो ऑलवेज रिमेंबर 3 डिग्री अमाइंस आर मोस्ट बेसिक, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, और सबसे कम बेसिक होंगे अमोनिया, क्योंकि अमोनिया में कोई भी देने वाला ग्रुप नहीं है। तो यानी कि कल को अगर आपको कोई ऐसा सा MCQ आ जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट बेसिक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट बेसिक, और आपको ऑप्शन में एक 1 डिग्री अमाइन दे रखा है,
एक 2 डिग्री अमाइन दे रखा है और एक 3 डिग्री अमाइन दे रखा है, तो आप 3 डिग्री पे ही टिक करोगे क्योंकि 3 डिग्री अमाइंस आर मोस्ट बेसिक। बट दिस ऑर्डर इज ओनली इन द गैसियस स्टेट। मैंने पहले भी जब ये चैप्टर पढ़ाया था तब भी बताया था कि ये जो ऑर्डर होता है ना कि सबसे आगे 3 डिग्री अमाइंस होते हैं, ये सिर्फ गैसियस स्टेट में होता है। जैसे आप इस अमाइंस को वाटर में डालते हो तो एक्वस स्टेट में ये ऑर्डर बदलने लगता है ड्यू टू द मल्टीपल फैक्टर्स। तो वो मल्टीपल फैक्टर्स क्या हैं वो आप अपने नोट्स में देख सकते हो। तो सबसे आगे कौन सा अमाइन आ जाएगा? 2 डिग्री। 2 डिग्री के बाद 1 डिग्री आएगा अगर अल्काइल ग्रुप छोटा है यानी कि मिथाइल है, और 2 डिग्री के बाद 3 भी आ सकता है अगर R थोड़ा बड़ा है। सो द ऑर्डर चेंजेस, मतलब अगर यही क्वेश्चन होता विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट बेसिक इन एक्वस स्टेट तो आप 2 डिग्री वाले पे टिक करते, 2 डिग्री। गैसियस स्टेट या अगर कुछ नहीं मेंशन तो 3 डिग्री सबसे बेसिक है, लेकिन अगर उन्होंने एक्वस स्टेट मेंशन कर दिया तो आपने 2 डिग्री पे टिक करना है। और लीस्ट बेसिक कौन है? अभी तक लीस्ट बेसिक कौन है? अमोनिया। लेकिन अगर ऑप्शन में उन्होंने एरोमेटिक अमाइन डाल दिया C6H5 तो वो लीस्ट बेसिक होगा क्योंकि बेंजीन तो लोन पेयर खींच लेती है, मतलब बेंजीन के लगने से तो अमाइंस और भी वीक बेसिक हो जाएंगे। तो अभी तक लीस्ट बेसिक आप अमोनिया पे टिक कर रहे थे क्योंकि आपको लग रहा था कि अमोनिया में कोई अल्काइल ग्रुप नहीं लगा हुआ जो उसको डोनेट कर रहा है। बट ठीक है, अगर अमोनिया को कोई डोनेट नहीं कर रहा था बट कम से कम अमोनिया से कोई ले भी तो नहीं रहा था। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में C6H5NH2 हुआ तो ये लीस्ट बेसिक हो जाएगा क्योंकि इसके लोन पेयर तो बेंजीन नहीं खींच लिए। मतलब अगर आपको क्वेश्चन आ जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट बेसिक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट बेसिक, और आपको ऑप्शंस में एक ऑप्शन में अमोनिया दे रखा है और एक ऑप्शन में C6H5NH2 दे रखा है और यहाँ पे कोई नॉर्मल अमाइन दे रखा है, तो आपको अभी तक आप अमोनिया को टिक कर रहे थे क्योंकि आपको लगता था कि अमोनिया में कोई लोन पेयर बढ़ा नहीं रहा बट कोई डिक्रीज भी तो नहीं कर रहा था। C6H5NH2 यानी कि बेंजीन जहां लग गई इसका तो लोन पेयर ही कोई खींच के चला गया। तो अगर कोई लीस्ट बेसिक होगा तो अभी तक हमें लग रहा था कि अमोनिया इज द लीस्ट बेसिक, लेकिन अभी तक पिक्चर में बेंजीन नहीं आई थी। लेकिन अगर बेंजीना अमाइन यानी कि एनिलीन आ गया तो वो उससे भी पुअर बेसिक हो जाएगा क्योंकि बेंजीना अमाइन में नाइट्रोजन के लोन पेयर को बेंजीन ने ही खींच लिया। तो जब नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ही नहीं रहेगा तो वो डोनेट कहां से करेगा? तो दिस यू शुड नो दैट लीस्ट बेसिक आर एनिलीन। बट हाँ, अगर तुम इसी एनिलीन में अगर कोई डोनेटिंग ग्रुप लगा दोगे तो उसकी बेसिसिटी बढ़ जाएगी नॉर्मल एनिलीन से क्योंकि CH3 बीइंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप विल इंक्रीज द बेसिसिटी। लेकिन हाँ, एनिलीन में भी अगर आपने कोई विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, एक तो पहली बेंजीन उसका इलेक्ट्रॉन खींच रही है, NO2 भी खींच लेगा तो ये लीस्ट बेसिक हो जाएगा। तो विड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीजेस द बेसिसिटी क्योंकि वो खींच खींच के उसका लोन पेयर और कम कर रहे हैं। तो जब लोन पेयर ही नहीं रहेगा वो कहाँ से बेसिक बिहेव करेगा? लेकिन हाँ, अगर कोई डोनेटिंग ग्रुप है तो कहीं ना कहीं वो देकर थोड़ा सा उसकी बेसिसिटी इनहांस कर देगा। तो हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले पढ़ा कि हमने अमाइंस बेसिक क्यों होते हैं, क्योंकि अमाइंस में नाइट्रोजन के ऊपर क्या रहता है? लोन पेयर। किसी भी चीज के ऊपर लोन पेयर रहता है तो हम 11th से पढ़ते आए हैं कि वो बेसिक बिहेव करता है क्योंकि वो अपना लोन पेयर H पॉजिटिव एसिड को डोनेट कर सकता है। फिर हमने इस थ्योरी को एनहांस किया कि अगर अमाइंस बेसिक है तो सबसे ज्यादा कौन से अमाइंस बेसिक होंगे? 3 डिग्री, 2 डिग्री के 1 डिग्री। तो हमने कहा हो ना हो 3 डिग्री अमाइंस बेसिक होने चाहिए क्योंकि 3 डिग्री में देने वाले 3 अल्काइल ग्रुप्स आ चुके हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट, और नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर हमें दिख रहा है उसकी इंटेंसिटी और भी बढ़ा देंगे तो नाइट्रोजन और भी खुश होकर लोन पेयर डोनेट करेगा। तो उसको अगर हम ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी देखें तो 3-1 होनी चाहिए। बट फिर हमने देखा कि ये ऑर्डर सही तो है बट ओनली व्हेन द अमाइंस आर इन गैसियस स्टेट। अगर हम उसको बेसिक स्ट्रेंथ वाटर में देखेंगे तो ड्यू टू सम मल्टीपल फैक्टर्स जो आप नोट्स में पढ़ लेना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने लगती है हाइड्रेशन इफेक्ट की वजह से, स्टीयरिक फैक्टर्स आ जाते हैं 3 डिग्री में, तो 3 डिग्री की बेसिसिटी कम होने लगती है। और सबसे आगे कौन आ जाता है? 2 के बाद 1 आएगा कि 3 आएगा वो आर के साइज पे डिपेंड करता है। तो इट कुड बी 2-1-3, इट कुड बी 2-3-1।
उसके बाद मैंने कहा कि चलो ठीक है, अगर लीस्ट बेसिक पूछेंगे तो आपने कहा कि मैम अमोनिया के ऊपर टिक करेंगे, क्योंकि अमोनिया में कोई भी अल्काइल ग्रुप नहीं है जो उसको इलेक्ट्रॉन देके डोनेट को इंक्रीज कर रहा है। बट फिर मैंने तुम्हें बोला कि ठीक है, अमोनिया लीस्ट बेसिक है ओनली अगर पिक्चर में बेंजीन अमीन नहीं है। अगर आपके ऑप्शन में C6H5 बेंजीन वाला अमाइन आ गया तो वो लीस्ट बेसिक माना जाएगा, क्योंकि बेंजीना अमाइन तो नाइट्रोजन को देना तो छोड़, उसके लोन पेयर खींच रहा है, तो जब नाइट्रोजन के लोन पेयर ही खींच लेगा तो वो कहाँ से बेसिक होगा। बट उसी एनिलीन की बेसिसिटी को हमने उसी एनिलीन के साथ कंपेयर किया, एक बार डोनेटिंग ग्रुप लगाकर और एक बार विड्रॉइंग ग्रुप लगाकर। तो कॉमन सेंस लगा के पता लगता है कि डोनेटिंग ग्रुप दे देकर नाइट्रोजन के लोन पेयर की डोनेट करने की पावर को बढ़ा देगा, तो यानी कि डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा तो वो बेसिसिटी बढ़ा देगा। लेकिन उसमें भी तुमने विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, एक तो पहले ही बेंजीन खींच रहा है, NO2 भी खींचेगा तो बेंजीन और खींच लेगा, तो नाइट्रोजन कहाँ से डोनेट करेगा। तो विड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीज कर देंगे, डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीज कर देंगे। तो नाउ लेट्स सी द 5 मार्क क्वेश्चन जिस पे मैं कब से आने के लिए वेट कर रही थी, एंड आई वांटेड टू शो यू कि हाउ 5 मार्क क्वेश्चंस आर कमिंग। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है, देखो मैंने कोई क्वेश्चन खुद नहीं बनाया, तुम अपने आप देखोगे। 2025 में जो 5 मार्क का क्वेश्चन आया हुआ है वो बोल रहे हैं अरुण, शिवांश देखो, अरुण हीटेड अ मिक्सचर ऑफ इथाइलमीन। इथाइलमीन का फॉर्मूला क्या होगा, इथाइल मतलब 2 कार्बन, C2H5NH2, और वो 1 डिग्री अमाइन ही है। अब वो ये कह रहे हैं कि उसने उसको हीट किया क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ और एक फाउल स्मेल आने लगी। राइट द केमिकल इक्वेशन। तो अभी अभी मैंने तुम्हें बोला था कि जब भी तुम्हें दिखे कि क्लोरोफॉर्म और KOH डाल रहे हैं और फाउल स्मेल आ रही है, मतलब आइसोसाइनाइड बन रहे हैं, आइसोसाइनाइड बन रहे हैं। और ये रिएक्शन लिखनी कोई मुश्किल नहीं है, आपने पहले जिस अमाइन की रिएक्शन है उसको लिखा, उन्होंने दे ही रखा था कि इथाइल अमाइन को रिएक्ट कर रहे हैं, तो इथाइल अमाइन 1 डिग्री अमाइन है। और अभी मैंने बताया था कि क्लोरोफॉर्म और जब आप KOH डालते हो तो सिंपली आपने कुछ नहीं करना, 2H की जगह C लगा देना है, यानी कि N के साथ C लग जाएगा तो आइसोसाइनाइड बन जाएंगे, क्योंकि इसी आइसोसाइनाइड की ही फाउल स्मेल आती है। और बाकी बाई प्रोडक्ट 3 के 3 Cl ले जाएगा और 2 वाटर निकल आएंगे। तो मुझे एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में फाउल स्मेल जो निकल रही है वो कोई 1 डिग्री और 2 डिग्री को डिस्टिंग्विश करने के लिए कोई टेस्ट के फॉर्म में नहीं आया, उन्होंने एक केस स्टडी बना दी कि अरुण टुक अ कंपाउंड इथाइलमीन एंड ही रिएक्टेड विद क्लोरोफॉर्म। अगर तुम्हें मैंने 10 बार 50 बार बोल दिया कि अमाइन वाले चैप्टर में तुम्हें जैसे ही क्लोरोफॉर्म और KOH दिखेगा तो तुम्हें कार्बिलमीन टेस्ट की याद आनी चाहिए, जिसमें करना कुछ नहीं है, जो वो 1 डिग्री अमाइन होगा उसके 2H हटाकर C लगाना है, क्योंकि जैसे ही आप उसके 2H हटाकर C लगाओगे वही फाउल स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो तुमने B भी आइडेंटिफाई कर दिया, A भी आइडेंटिफाई कर लिया और तुमने केमिकल इक्वेशन भी लिख दी। सो स्ट्रेट व्हेन यू वेंट टू द एग्जाम और आपके पास 2025 में पहला क्वेश्चन ये आ रखा है, तो सोचो तुम्हें खुशी कितनी होगी कि कितना सिंपल क्वेश्चन आ रखा है कि इथाइलमीन में क्लोरोफॉर्म और KOH डाल रहे हैं, मतलब कार्बिलमीन वाली रिएक्शन लिखनी है। बट उसी को होगी ना जिसने कार्बिलमीन की रिएक्शन बार बार प्रैक्टिस करी होगी कि 1 डिग्री अमाइन प्लस क्लोरोफॉर्म प्लस KOH गिव्स आइसोसाइनाइड। कोई भी 1 डिग्री अमाइन जब भी क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ ट्रीट करेगा तो 1 डिग्री अमाइन के 2H हटाकर C लगा देना, आइसोसाइनाइड बना देना है, उसी की फाउल स्मेल की वजह से रिएक्शन हो रही है। ओके चलो, अब ये पूरा क्वेश्चन 5 मार्क का नहीं है, इसके साथ सेकंड पार्ट में क्वेश्चन आ रखा है, लेट्स हैव अ लुक। उसमें उन्होंने प्रोडक्ट बना रखा है एनिलीन और बोल रहे हैं कि किस कंपाउंड में हाइड्रोजन और पैलेडियम की प्रेजेंस में डालने से ये बना होगा और किस कंपाउंड में ब्रोमीन और NaOH के डालने से एनिलीन बना होगा। अब सबसे पहले तो किस कंपाउंड में हाइड्रोजन डालने से ये बन गया होगा। अब हाइड्रोजन बेंजीन तो दे नहीं सकती, तो यानी कि जो A कंपाउंड रहा होगा उसमें बेंजीन तो पहले से ही होगी।
हाइड्रोजन N भी नहीं दे सकता तो उस कंपाउंड में N भी रहा ही होगा, बस उसके अंदर O2 रहा होगा क्योंकि HO की जगह चली गई होगी। यानी कि A आप क्या लोगे कि उसमें H लगने से एनिलीन बन जाए, नाइट्रोबेंजीन, क्योंकि H और कुछ तो कर नहीं सकती ना। H एनिलीन बनाने में आपकी सिर्फ इतनी मदद कर सकती है कि अगर आपके ओरिजिनल कंपाउंड में कहीं O होगा तो वहां वो लग जाएगी। तो आप ऐसा कौन सा कंपाउंड लोगे कि एनिलीन बन जाए? अब अगर आपको एनिलीन बनाना है तो आपको बेंजीन तो पहले लेनी ही पड़ेगी, और बेंजीन के ऊपर NH2 चाहिए तो N भी लेना पड़ेगा। अब N के साथ आप O ले लो, क्योंकि हाइड्रोजन इतना जरूर कर सकती है कि O हटा सकती है और H लग सकती है। तो यानी कि जो कंपाउंड एनिलीन हाइड्रोजन डालने से बना होगा वो किसके अंदर हाइड्रोजन डालने से बना होगा? ये तो गैस वर्क भी चल रहा है, नाइट्रो बेंजीन। कुछ आप, मैंने सारी रिएक्शंस नहीं करवाई, अगर आप अमाइंस की प्रेपरेशन देखोगे तो वन ऑफ द मेथड इज रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, कि नाइट्रो कंपाउंड्स की जब रिडक्शन करते हैं तो NO2 की जगह पे क्या लग जाता है? NH2। अब ये बताओ कि B क्या रहा होगा? ये बना होगा। अब B किसके डलने से ये बना रहा है? ब्रोमो होफमैन अमाइड, यानी कि B अमाइड होगा, क्योंकि जहां पे ब्रोमीन डालते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ, तो आपको होफमैन ब्रोमोमाइड, मैम ने बोला था कि जहां ब्रोमीन डाल रहे हो तो वहां पे अमाइड तो लेना ही है, CONH2 तो लेना ही है। किसके ऊपर CONH2 लोगे कि एनिलीन बनेगी? ऑब्वियसली CONH2 एक कार्बन के साथ लोगे तब थोड़ा एनिलीन बनेगा, बेंजीन के साथ लोगे तब भी ये बेंजीन इधर लग जाएगी और एनिलीन बनेगा। यानी कि ये आपको क्या लेना पड़ेगा? बेंजीनामाइड। और ये आपको कैसे समझ आया कि मुझे बेंजीनामाइड लेना है? क्योंकि मैंने जैसे ही Br2 देखा तो मुझे कौन सी रिएक्शन की याद आ गई? होफमैन ब्रोमोअमाइड, कि अगर ब्रोमीन डाल रहे हैं तो दिस कंपाउंड मस्ट हैव अमाइड। और अमाइड किसके साथ लोगे? ऑब्वियसली अगर मुझे एनिलीन बनाना है बेंजीन तो मेरे को लेनी ही पड़ेगी ना। तो पहला क्वेश्चन ही जो मैंने 2025 का उठाया है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन में अरुण हीटेड इथाइलअमीन विद क्लोरोफॉर्म और KOH यानी कि कार्बिलअमीन टेस्ट वाली रिएक्शन यूज हो गई। दूसरा पार्ट उठाया है तो उसमें वो एक एनिलीन बना रहे हैं किसी ऐसे कंपाउंड में जिसमें ब्रोमीन डाल रहे हैं, तो ब्रोमो अमाइड वाली रिएक्शन आ गई। अभी भी आपको उतनी इजी नहीं लग रही होंगी क्योंकि तो मैंने आपको पढ़ाई है। जब आप खुद ये रिएक्शन 5-5 बार लिख के देख लोगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आएगा कि इतना छोटा सा चैप्टर है और उसमें भी मैम ने आपको फिल्टर आउट करके दे दिया कि गाइस और कुछ नहीं कर रहे तो एक होफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन यानी कि जिसमें Br2 और NaOH डाल के अमाइन बनते हैं, और एक कार्बिलअमीन टेस्ट जिसमें क्लोरोफॉर्म और KOH डालते हैं तो क्या आती है? फाउल स्मेल। तो ये दो क्वेश्चन भी हम करके नहीं जा सकते। अब देखो ये 2025 का क्वेश्चन मैंने तुम्हें करवाया है जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन में ही सीधा कार्बिलअमीन टेस्ट वाली रिएक्शन यूज हो गई जो मैं बता ही रही थी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और होफमैन भी यूज होगी। अब 2024 में देखो क्या क्वेश्चन आ रखा है। 2024 में देखो क्या क्वेश्चन आ रखा है। एन अमाइड, देखो वापिस से अमाइड है और उसका फॉर्मूला दे रखा है C7H7ON। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये अमाइड है तो इसमें क्या लगा होगा? CONH2, और इसके फॉर्मूले में तुम्हें कितने कार्बन दिख रहे हैं? 7, तो 6 कार्बन बेंजीन के फॉर्म में होंगे। तो आपने A तो पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया। कैसे आइडेंटिफाई करा? क्योंकि अमाइड है तो CONH2 तो लगा ही होगा तभी अमाइड होगा। टोटल 7 कार्बन रखने थे तो 1 कार्बन यूज हो गया, बाकी 6 बेंजीन में आ गए। बाकी हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 और एक O भी यूज हो गया, एक N भी यूज हो गया। सिर्फ फॉर्मूले के साथ इतना लिखने से कि ये एक अमाइड है आपने पूरा स्ट्रक्चर डिड्यूस कर लिया। अभी आगे का क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा भी नहीं है। कैसे? अमाइड है तो CONH2 तो होगा ही ना। अमाइड का मतलब ही क्या होता है? C डबल बॉन्ड O के साथ NH2। बाकी C डबल बॉन्ड O के साथ और क्या लगाऊं? अरे फॉर्मूला कह रहा है 7 कार्बन है तो बचे हुए 6 कार्बन तो लगाने ही पड़ेंगे। जब भी 6 कार्बन बचते हैं तो वो किसकी फॉर्म में लगाए जाते हैं? बेंजीन। अब ये भी तुम्हें खुशी पहले ही आ गई होगी, अभी तुमने क्वेश्चन पढ़ा नहीं है कि मैम अगर ये अमाइड है तो इसके अंदर होफमैन ब्रोमोमाइड यानी कि Br2 ही डाल रहे होंगे। वैसे पढ़ लेती हूँ मैं ये क्या डाल रहे हैं। ये कह रहे हैं इस अमाइड में ये डाल रहे हैं होफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन कर रहे हैं। कर दो होफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। Br2 डालो इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH तो क्या होगा? ये जंप करके C को बाईपास कर देना होता है ना होफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन में। तो आपने B भी आइडेंटिफाई कर लिया
क्योंकि अगर ये हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन कर रही है, बाकी बाय प्रोडक्ट्स का तो मुझे पता नहीं, Na2CO3 वाटर, बट मेन प्रोडक्ट क्या बनता है कि हॉफमैन ब्रोमोमाइड में आपने CO को बाईपास करना होता है। आपने हॉफमैन ब्रोमोमाइड में CO को क्या करना होता है, बाईपास। तो अगर आप इसी के CO को बाईपास करोगे तो कितना इंपॉर्टेंट कंपाउंड आपको बनता हुआ नजर आ रहा है, बेंजीन के ऊपर NH2 विच इज एनिलीन। तो आपने A भी आइडेंटिफाई कर लिया और क्या आइडेंटिफाई कर लिया, B। अब ये कह रहे हैं कि ये जो B बना है ना एनिलीन, इसमें ये डाल रहे हैं नाइट्रस एसिड NaNO2 प्लस HCl इन द प्रेजेंस ऑफ 273 टू 278 केल्विन। कुछ याद आया इसको देख के, डाइजोडाइजेशन। जब भी 0 to 5 डिग्री सेल्सियस NaNO2 एनिलीन, जब मैं सैंडमेयर और गैटरमैन वाली रिएक्शन हेलो एल्केन्स वाले चैप्टर में करवाती थी तो मैं बोलती थी कि गाइस ये एनिलीन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी एक ही रिएक्शन है जो तुम्हें हमेशा याद रखनी चाहिए, डाइजोडाइजेशन। तो जैसे ही तुमने देखा कि इसमें नाइट्रस एसिड डाल रहे हैं, अगर इसको देख के भी याद ना आया ना, टेम्परेचर देख के याद आ जाना चाहिए कि कौन सी रिएक्शन है जो 273 यानी कि 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पर करी जाती है, डाइजोडाइजेशन। तो हो ना हो जो C बन रहा होगा वो डाइजोनियम सॉल्ट बन रहा होगा, तो आपने C भी आइडेंटिफाई कर लिया। और ये रिएक्शन एनिलीन टू डाइजोनियम सॉल्ट डाइजोडाइजेशन वाली रिएक्शन तो मैंने हलो एल्केन एंड हलोरीन वाले चैप्टर में, जब सैंडमेयर और गैटरमैन वाली रिएक्शन में कॉपर पाउडर डाल के क्लोरोबेंजीन बनाना था तो मैं सीधा डाइजोनियम सॉल्ट से थोड़ा करवाती थी, पहले आपको एनिलीन से ये बनवाती थी। तो आपको ये देखते ही कि बी कंपाउंड में NaNO2 प्लस HCl यानी कि नाइट्रस एसिड डाल रहे हैं तो आपको देखते ही पता लग जाना चाहिए कि दे आर टॉकिंग अबाउट डाइजोडाइजेशन, लेट्स मेक द डाइजोनियम सॉल्ट। तो आपने C भी आइडेंटिफाई कर लिया। उसके बाद ये कह रहे हैं कि अगर इस B के अंदर डाइजोनियम सॉल्ट वाले नहीं, अब इसी B के अंदर क्लोरोफॉर्म डाल दिया है, फिर से क्लोरोफॉर्म डाला गाइस, कार्बिलमीन, चुपचाप H हटाकर C लगा दो, आइसोसाइनाइड्स NC। मुझे कैसे पता लगा, क्योंकि मुझे रिएक्शन ही, मुझे रिएजेंट्स देख के याद आ जाता है कि अच्छा क्लोरोफॉर्म और KOH डाल रहे हैं। अभी बताया था कि जब भी क्लोरोफॉर्म और KOH डालते हैं तो फाउल स्मेलिंग आती है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आइसो, और आइसोसाइनाइड बनाने कोई मुश्किल नहीं है, 2 H हटाकर C लगा दो। तो मैंने उसी एनिलीन की आइसोसाइनाइड वाली रिएक्शन करके D भी आइडेंटिफाई कर लिया। बताओ कितना मुश्किल क्वेश्चन है। अभी फिर भी लग रहा होगा क्योंकि अभी तक आपने नोट्स नहीं रिवाइज करे, आज तक इस चैप्टर का इस ट्यूशन पे भी एक बार टेस्ट नहीं हुआ, क्योंकि द मोमेंट दिस चैप्टर वाज कंप्लीटेड वी स्टार्टिंग द रिवीजन बैच, और इस चैप्टर की रिवीजन की बारी ही नहीं आई। बट आज के लेक्चर में जिसमें मैंने आपको अमाइन चैप्टर पूरा रिवाइज तक भी नहीं करवाया, आई जस्ट टुक द मेन टॉपिक्स एंड स्टार्टेड मेकिंग यू डू 5 मार्क क्वेश्चन, और आपको देख के ही लग रहा है कि यार बार बार वही क्लोरोफॉर्म डाली जा रहे हैं, सो आइदर दे आर डूइंग आइसोसाइनाइड या हॉफमैन ब्रोमोमाइड की बात चल रही है। तो कितना मुश्किल है। अगर आप इस चैप्टर को 2 घंटे रिवाइज करो या इसकी मेन रिएक्शन ही 5-5 बार लिख लो और इसके 2025 और 24 वाले क्वेश्चन ही कर लो, तो 3 घंटे में तुम्हारा चैप्टर इतना तैयार हो सकता है कि आप उसको प्री बोर्ड में जो छोड़ने के मकसद से जा रहे हो, आपको लगेगा कि मैं छोड़ के तो नहीं जाऊंगा, हो सकता है मेरा कोई एक ना एक क्वेश्चन तो वहां पे निकल ही जाएगा अगर मैं इतना भी पढ़ लूं। सो दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ दिस चैप्टर कि ये चैप्टर बहुत छोटा है। तो जब मैंने लास्ट टाइम ये चैप्टर उठाया भी था तब भी हमारे चैप्टर 10 दिन में ही निपट गया था, बिकॉज वी डिड इट स्लोली। बट अब तो रिवाइज करना है, तो ऑल ऑफ यू इफ यू विल जस्ट रिवाइज इट्स मेन रिएक्शंस, 5-5 बार लिख लोगे, इसके PYQs कर लोगे, आपका चैप्टर वैसे ही रिवाइज हो जाना है। आई एम नॉट सेइंग कि इसके अलावा हिंसबर्ग टेस्ट भी है और भी बहुत सारी चीजें हैं, बट मेन पॉइंट मैं आपको ये बता रही हूँ कि इनसे आपके 5-5 मार्क वाले क्वेश्चन निकल जाने। तो आपने A भी आइडेंटिफाई कर लिया, B भी आइडेंटिफाई कर लिया, C भी आइडेंटिफाई कर लिया। अब E क्या है, विथ क्लोरोफॉर्म एंड D एंड C ऑन ट्रीटमेंट विद इथेनॉल। अच्छा, डाइजोनियम सॉल्ट को जब इथेनॉल के साथ ट्रीट करते हैं तो E बनता है। ये ना किसी से नहीं होती रिएक्शन। जब मेरे पास लास्ट टू लास्ट ईयर ना बच्चे थे ना, जब भी मैं डाइजोनियम सॉल्ट में इथेनॉल डालती थी ना, बच्चों को लगता था N2 और Cl उड़ जाएगा, OH लग जाएगा, फिनोल बना देते थे, हमेशा गलत होता था। और बच्चे हमेशा मेरे पास पूछने आते थे कि मैम इसमें फिनोल नहीं बनने चाहिए। तो ये याद रखो कि इथेनॉल के डालने से सिर्फ ये सारा कुछ उड़ जाएगा, यहाँ सिर्फ H रह जाएगा, सिर्फ बेंजीन बनती है। इसका कोई मैकेनिज्म है, पर बच्चों को अक्सर यही लगता है कि बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट ऑन ट्रीटिंग विद इथेनॉल N2 और Cl हट जाएगा तो OH, वो फिनोल बनाते हैं। बट ये जस्ट मैंने बच्चों को तब भी बोला था कि गाइस क्रैम ही कर लो कि एक इथेनॉल डलाओ
डाइजोनियम सॉल्ट में या एक H3PO4 डली हो, इन दोनों केसेस में बेंजीन ही बनती है क्योंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करते हैं। फिर भी मैं एक बार कंफर्म कर लेती हूँ। 23rd क्वेश्चन है ये, व्हाट इज ई बेंजीन, क्योंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट है ना, तो वो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसको रिड्यूस कर रहा है। N2 प्लस मतलब N2 निकल जाएगी, HCl निकल जाएगी और खुद ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा CH3CHO एल्डिहाइड में, और बीइंग रिड्यूसिंग एजेंट ये इसको रिड्यूस कर देगा बेंजीन में। तो ये रट लो कि अगर डाइजोनियम सॉल्ट की C2H5OH के साथ रिएक्शन होगी तो तुम्हें फील ये आएगा कि OH लगा दो, बट C2H5OH एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग, तो वो सारा कुछ उठा के H लगा देता है, यानी कि डाइजोनियम सॉल्ट को किस में कन्वर्ट कर देता है, बेंजीन में, और खुद ऑक्सीडाइज करके अल्कोहल है तो क्या बना देगा, एल्डिहाइड। तो ये 5 मार्क का क्वेश्चन हमने करा है। तो आज मैं बस इतना ही कराऊंगी और आपको ये रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने क्वेश्चन बैंक ये ले रखा है या जो भी आप, अगर आपने एक्यूरेट का ले रखा है, जो भी आपका है उसके PYQs करो। अब पटेल वाले भी इतने खुश होके आए हैं कि मैम हमारा पेपर इतना अच्छा हुआ है, क्यों, क्योंकि उन्होंने सारे PYQs डाल रखे थे और हमने पिछले दिनों में सारे PYQs ही करे हैं। सो द क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज कि वट एवर यू डू, ये ना हो हॉफमैन ब्रोमोमाइड कर लिया, आइसोसाइनाइड टेस्ट कर लिया, बुक बंद, भूल गए, याद भी तो होनी चाहिए ना, क्लोरोफॉर्म को देखे याद भी तो आना चाहिए कि अमाइन का H2 हटा के क्या लगाना है, NC बनाने हैं, क्या बनाने हैं, तभी फायदा होगा ना। अब रिएक्शनें तो 2 हैं, याद फिर भी नहीं है, फिर कहाँ से होंगे क्वेश्चन। तो नथिंग इज टफ, यू जस्ट नीड टू रिवाइज इट।